ट्रेनिंग है, बेसिक H2S ट्रेनिंग नाम है। और ये कोर्स हमारी इंडस्ट्री में मैंडेटरी है। ये मैंडेटरी क्यों है? क्योंकि H2S एक बहुत ही टॉक्सिक गैस है। हायर कॉन्सेंट्रेशन पे एक ब्रेथ शायद आपका आखिरी ब्रेथ हो सकता है, इतना ज्यादा टॉक्सिक है ये अगर आप देखेंगे तो ये कलरलेस गैस है। कलरलेस गैस का मतलब है आप इसको देख नहीं सकते हो। और ये जब छोटी मात्रा में रहती है, जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे रहती है, उस टाइम पे आपको स्मेल आएगा जैसे सड़ा हुआ अंडा, रॉटन एग की तरह स्मेल आएगा। लेकिन फैक्ट ये है कि 90% लोगों ने कभी भी H2S ये सूंघा नहीं है, कभी भी स्मेल नहीं की है, कभी भी उनको ऐसा मालूम नहीं है कि ये रॉटन एग स्मेल कैसा होता है। तो लोग क्या करते हैं, जैसे ही ये स्मेल आता है तो वो ज्यादा स्मेल करने का कोशिश करते हैं। जब ज्यादा स्मेल करने का कोशिश करते हैं तो उनका ऑल्फैक्टरी नर्व पैरालाइज हो जाता है। ऑल्फैक्टरी नर्व वो नर्व है जिसे आप सूंघ सकते हैं। आपकी जो सूंघने की क्षमता है, जो आपकी कैपेबिलिटी है सेंस ऑफ स्मेलिंग, वो ऑल्फैक्टरी नर्व से हो सकते हैं। सर आप अपना क्या बोलते हैं, माइक अनम्यूट कर सकते हैं? ओके। तो इससे आपका ऑल्फैक्टरी नर्व पैरालाइज हो जाता है। जब आपका ऑल्फैक्टरी नर्व पैरालाइज हो जाता है तो आदमी सूंघ नहीं सकता है, और आदमी सोचता है कि वो जो डेंजर था वो डेंजर चला गया है, और वो काम करता रह जाता है। जब वो काम करता रह जाता है, काफी लोग हमारी इंडस्ट्री में उनकी जान चली गई क्योंकि उनको नहीं मालूम था कि H2S प्रेजेंट है। काफी लोग ऐसे भी थे जिन्होंने क्या बोलते हैं, जिनको मालूम पड़ गया था कि H2S लीक हो गया है, लेकिन फिर भी उनकी जान चली गई क्योंकि वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए। तो जो मेन कोर्स है, जो मेन एम है इस कोर्स का, वो है कि आपको रिक्वायर्ड नॉलेज आनी चाहिए एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए पर्टिकुलर हैजर्ड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ H2S। और अगर H2S लीक होता है तो अप्रोप्रिएट इमरजेंसी रिस्पॉन्स एक्शन क्या है, ये हमारे एम है। ये है लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स में अब हम लोग देखेंगे इन लर्निंग आउटकम्स को हम कैसे अचीव करेंगे, कि कैसे अचीव करेंगे कि आपको एक रिटन एग्जाम रहेगा। रिटन एग्जाम में आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है। यहाँ पे 9 लर्निंग आउटकम्स हैं। हर लर्निंग आउटकम्स का एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन रहेंगे, और आपको पास होने के लिए दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूं ये हाइड्रोजन सल्फाइड, हाउ इट इज फॉर्म्ड, वेयर इट इज फाउंड, कि कैसे बनता है और कहाँ कहाँ मिलता है आपको। अदर नेम यूज टू डिस्क्राइब H2S, क्या क्या नाम से जाना जाता है। हम लोग देखेंगे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ H2S। बाद में हम देखेंगे पार्ट्स पर मिलियन एज ए मेजरमेंट पैरामीटर, किस तरीके से हम H2S को मेजर करते हैं। क्या क्या ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट्स हैं H2S के, इसके बारे में बात करेंगे हम। और बात करेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल सस्पेक्टेबिलिटी टू H2S, कि कौन कौन सा फैक्टर है जो आपके इंडिविजुअल सस्पेक्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। और हम बात करेंगे टाइप ऑफ डिटेक्टर इक्विपमेंट, कितने तरह के डिटेक्टर्स हैं। टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट्स, कितने तरह के रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट्स हैं। और पर्सनल डिटेक्शन डिवाइस पे और EBA पे हमको क्या क्या चेक करना है, प्री यूज चेक, मतलब यूज करने से पहले क्या क्या चेक करना है, इसके बारे में बात करेंगे हम। आप जब यहाँ पे प्रैक्टिकल के लिए आएंगे तो हमारे पास में कुछ प्रैक्टिकल लर्निंग आउटकम्स भी हैं, इनके मैं आपको ये बता देता हूँ। हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग पर्सनल H2S डिटेक्शन इक्विपमेंट क्या क्या चेक करेंगे वो देखेंगे हम रेस्पॉन्ड टू एन अलार्म करेंगे कि अलार्म को रेस्पॉन्ड कैसे करना है। डोनिंग एंड ऑपरेटिंग इंक्लूडिंग चेक्स एन EBA विद द मास्क विद इन 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स के अंदर आपको ये मास्क पहनना है, वो हम आपको सिखाएंगे। डोनिंग एंड ऑपरेटिंग इंक्लूडिंग चेक्स एन EBA विद द हुड विद इन 30 सेकेंड्स। जिस EBA के पास में हुड होता है उसको आप 30 सेकेंड्स में किस तरीके से पहन सकते हैं, ये वाला ट्रेनिंग देंगे हम। ये ज्यादा कर 15 मिनट के लिए होता है। शायद 15 मिनट के अंदर इमरजेंसी कंट्रोल नहीं हो सकती है। जब ये कंट्रोल नहीं हो सकती है तो हम क्या करते हैं, इसे एक एयर कैस्केट सिस्टम के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। तो वही चीजें हम देखेंगे 14 और 15 में। देखिए, connecting to a pressurized cascade breathing system with an activated EBA which has been done correctly, or finally disconnecting from a pressurized cascade breathing system with an activated EBA
which has been done correctly। ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, आपको अलाउ करेंगे कि आप प्रैक्टिस कर लीजिए, और जब आप इसे प्रैक्टिस कर रहे होंगे उस टाइम पे हम आपका असेसमेंट डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से करेंगे। आपका एक रिटन असेसमेंट रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप, जिस तरीके से कौन बनेगा करोड़पति, एक क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से आपको एक सही चूज करना पड़ता है, वैसा ही है आप उसे रिटन असेसमेंट होगा, कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं होगा। इसका जो मेन ड्यूरेशन है वो 4 घंटे है। 4 घंटे डिजाइन है 16 आदमियों के लिए। अगर कम आदमी रहेंगे तो कम टाइम लगेगा। मेरा रोल क्या है कि मैं आपको बताऊंगा, स्लाइड प्रेजेंटेशन में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और जब आप प्रैक्टिकल के आएंगे उस टाइम पे मैं आपको ईबीए का, डिटेक्टर का डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, आपको पहनने में मदद करूंगा। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो लास्ट में मैं इसका असेसमेंट करूंगा। मतलब मेरी आवाज आपको अच्छे से समझ में आ रही है? मैं बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं, समझ में आ रहा है। जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। अभी हम लोग शुरुआत करते हैं। H2S कैसे बनता है? H2S कैसे बनता है? How is hydrogen sulfide formed? Hydrogen sulfide is formed by the decomposition of the organic material rich in sulfur by bacteria in the absence of air। कहने का मतलब है जब भी कोई ऑर्गेनिक मटेरियल जब सड़ता है एब्सेंस ऑफ एयर में, तो H2S बनता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जब भी कोई, जैसे कोई जानवर है, बिल्ली है, चूहा है, कभी भी मर जाते हैं तो गंदा सा स्मेल आता है। कभी आपने नोटिस किया है इसको? चूहा को नोटिस किया? चूहा का तो क्या बोलते हैं, वहां पे गंदा सा स्मेल आता है, तो एक्चुअली वो H2S की जैसी स्मेल है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कहां किस तरीके से बन सकता है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, आप फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट दिखाई दे रहा है सर ये? यस सर। जी। अभी ये फॉरेस्ट इतना थिक है कि सनलाइट भी अंदर नहीं आ सकता है, और जो भी यहाँ पे जो ऑक्सीजन था वो सारा ऑक्सीजन यूज्ड अप हो गया, मतलब उसको यूज कर लिया गया। और बाद में जब ये क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे पेड़ हैं, ये पौधे हैं, जो अंदर इसके अंदर जानवर हैं, जब वो मर के सड़ जाएंगे, एब्सेंस ऑफ एयर में H2S बन जाएगा। अभी मैं आपको एक और देता हूं, H2S हमारी इंडस्ट्री में भी मिलता है। हमारी इंडस्ट्री में H2S मिलता है। सर माइक को म्यूट कर लीजिए। हमारी इंडस्ट्री में H2S मिलता है। मैं आपको बताता हूं कि क्यों बनता है, क्यों मिलता है। मैं आपको बताता हूं कि ऑयल एंड गैस बनता कैसे। अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे, तकरीबन 300 से 400 मिलियन साल पहले वहां पे कुछ प्लांट्स थे, वहां पे कुछ एनिमल्स थे। जब वो जिंदा थे तो एनर्जी लेते थे सन से, सूरज से एनर्जी लेते थे, और वो एनर्जी उनकी बॉडी के अंदर कार्बन मॉलिक्यूल की तरह जम जाती है। जैसे ही वो मर जाते हैं तो वो नीचे चले जाएंगे। जब वो नीचे चले जाएंगे तो धीरे धीरे बाहर से मिट्टी आएगी, सेडिमेंट्स आएगी, उसको कवर कर देगी। जैसे जैसे क्या बोलते हैं, मिट्टी और जाता जाती रहेगी, वहां पे प्रेशर आ जाएगा, वहां पे टेम्परेचर आ जाएगा। ये मिट्टी के ढकने की वजह से वहां पे ऑक्सीजन नहीं होगा, तो एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इसके डेड रिमेन्स के ऊपर एक्ट करेंगे और धीरे धीरे इसको ऑयल एंड गैस बना देंगे। कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक मैटर का डीकम्पोजिशन हुआ है, वो सड़ गए हैं एब्सेंस ऑफ एयर में। इसीलिए जब भी ऑयल एंड गैस बनता है, H2S भी बनता है। उसके बाद में देखिए, H2S आपको मिलता है इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से। जब भी हम लोग क्या बोलते हैं, कोई कुआं खोदते हैं ऑयल एंड गैस का, वहां पे हमको 3 चीजें मिलती है। हमको मिलता है ऑयल, हमको मिलता है गैस, हमको मिलता है वाटर। हमको ऑयल चाहिए, हमको गैस चाहिए, हमको वाटर नहीं चाहिए। तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको सेग्रीगेट करते हैं। कहाँ सेग्रीगेट करेंगे? हम सेग्रीगेट करेंगे उसको प्रोसेस प्लेटफॉर्म पे, हम सेग्रीगेट करेंगे उसको रिफाइनरीज में। इसीलिए जब भी हम इसको सेग्रीगेट करते हैं, हमको ऑयल एंड गैस में से क्या बोलते हैं, एक्सपोज होने का डर रहता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन सल्फाइड कहाँ कहाँ बनता है, कहाँ कहाँ आपको मिलता है। हाइड्रोजन सल्फाइड आपको मिलता है ड्रेजिंग ऑपरेशन में। ये ड्रेजिंग ऑपरेशन देखिए, स्पेशली हम लोग ड्रेजिंग क्यों करते हैं? फॉर एग्जांपल, आपको पाइपलाइन खोदने हैं, पाइपलाइन डालने हैं, तो एक ट्रेंचेस बना देते हैं जिसमें आप पाइपलाइन ले कर सकते हो। मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ। जब अपने क्या पोर्ट के ऊपर जहाज आते हैं, बड़े बड़े जहाज आते हैं, वो अगर क्या बोलते हैं, धीरे 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 क्या है, वहां पे मिट्टी जमने लग जाएगी और जो समुद्र की गहराई कम हो जाएगी। तो जब बड़े वाले जहाज आएंगे तो क्या होगा, उसका जो बॉटम है या उसका जो हल है वो नीचे टच हो जाएगा। इसीलिए हम उसकी डेप्थ को मेंटेन करने के लिए ड्रेजिंग करते हैं। अभी ड्रेजिंग का मतलब है जो सी बेड है
उसके जस्ट नीचे कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल डिकम्पोज हो रहा है। इसीलिए जब भी हम ड्रेजिंग करते हैं तो उसको डिस्टर्ब हो जाता है, जब वो डिस्टर्ब हो जाता है तो हमको H2S मिलता है। H2S आपको मिल सकता है जियोथर्मल एनवायरनमेंट से, फॉर एग्जांपल वॉल्केनोस, ज्वालामुखी हो गए, हॉट वाटर स्प्रिंग्स हो गए, यहां आपको मिल सकता है। आपको मिल सकता है अंडरग्राउंड माइनिंग्स फॉर एग्जांपल कोल माइंस हो गया, डायमंड माइंस हो गया, जितनी भी तरीके की खदानें हैं वहां पे आपको H2S मिल सकता है। और साथ में आप और साथ में आपको मिल सकता है सीवर, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। आपने कभी भी देखा है कि जब भी आप क्या बोलते हैं, जब रेनी सीजन में कभी भी कोई गटर ओवर फ्लडेड हो जाता है तो गंदी सी स्मेल आती है, एक्चुअली वो H2S है। कभी भी आप कोई ये जिस तरीके से सीवर के ऊपर से जाते हैं, वो ढक्कन अच्छी तरीके से बंद नहीं हुआ है, खुला है, वहां से आपको गंदी सी स्मेल आएगी, वो एक्चुअली H2S है। जहां पे भी कोई चीज सड़ रही है एब्सेंस ऑफ एयर में, वहां पे आपको H2S मिलेगा। उदाहरण के तौर पे जहां पे लेदर टैनिंग इंडस्ट्री, जहां पे आपके चमड़े के सामान बनते हैं, जैसे आपके पर्स बनते हैं, आपके बेल्ट बनते हैं, आपके जैकेट बनते हैं, वहां पे आपको एक गंदी सी स्मेल आएगी, वो है एक्चुअली H2S। कभी भी अगर आप पेपर मिल के साइड से जाओगे, आपको गंदी सी स्मेल आएगी, वो है H2S। कभी भी अगर आप शुगर केन मिल के आजू बाजू से जाओगे तो आपको एक अलग से गंदी सी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, वो है H2S। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े हम। अभी आप देखिए आगे इस, बढ़ जी आगे आगे देखिए, अभी इसके क्या क्या कॉमन नेम्स हैं। हम बोलते हैं इसको सीवर गैस। सीवर गैस क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको सीवेज में मिल सकता है, सीवर में मिल सकता है, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में मिल सकता है। हम इसको बोलते हैं स्वैम्प गैस, क्योंकि ये आपको मार्शी एरियाज में मिल सकता है। जैसे एग्जांपल बॉक्स, आपको क्या बोलते हैं, घने जंगल में मिल जाएगा, जहां पे शायद एब्सेंस ऑफ एयर हो। उसके बाद में आपको इसे बोलते हैं साउर गैस। अगर कोई मुझसे पूछेगा साउर गैस की डेफिनेशन बताइए, तो मैं उसको बोलूंगा कि जो गैस में सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ H2S है, उसे हम साउर गैस कहते हैं। कहने का मतलब है साउर गैस एक H2S का दूसरा नाम है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप रिग पे काम कर रहे हैं और कोई दो आदमी साउर गैस के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में पहला जो क्लिक होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि ये H2S के बारे में बात कर रहे हैं। H2S को हम स्टिंग डैम भी बोलते हैं। क्यों स्टिंग डैम बोलते हैं? क्योंकि ये आपको मिलता है कोल माइंस, कॉपर माइंस, डायमंड माइंस। आप इसे रॉटन एग स्मेल भी बोलते, रॉटन एग गैस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो स्मेल आती है वो आपको रॉटन एग की तरह आएगी। आप इसे साइलेंट किलर भी बोल सकते हैं। साइलेंट किलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ही पुअर वार्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें कोई कलर नहीं है, तो आप इसको देख नहीं सकते हैं। छोटे अमाउंट पे आपको रॉटन एग स्मेल आएगा, ज्यादा ज्यादा हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा तो आपको स्मेल ही नहीं आएगा, ये चुपके से आएगा और किल कर सकता है। और हम इसे बोलते हैं सल्फ्रेटेड हाइड्रोजन। हमारी इंडस्ट्री में हम बोलते हैं इसे H2S, दो हाइड्रोजन और एक सल्फर। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। H2S एक जहरीली गैस है। एग्री कर रहे हैं आप? H2S एक जहरीली गैस है। ये जहरीली गैस क्यों है? H2S एक जहरीली गैस क्यों है? इट इज किलिंग गैस। किलिंग गैस, वही तो मैं पूछ रहा हूं आपको, किलिंग गैस क्यों बोलते हैं इसे? चलो मैं आपको बताता हूँ एक क्या। हाँ जी बोलिए। इंडिकेट भी नहीं कर सकते। हाँ, तो फिर ये किलिंग गैस तो स्मेललेस है, किसी को भी मालूम नहीं है वो कैसा रहता है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ ये टॉक्सिक गैस क्यों है। ये टॉक्सिक गैस इसीलिए है क्योंकि अभी आपने नाश्ता किया सुबह? हाँ जी। अभी अगर आपकी बॉडी को नॉर्मल फंक्शन के लिए आपको एनर्जी चाहिए। आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है? आपको एनर्जी मिलती है खाना खाने से। जब भी हम कुछ खाना खाते हैं वो हमारे पेट में जाएगा, वहां पे डाइजेस्ट हो जाएगा, वहां पे वो ग्लूकोज बन जाता है, और ग्लूकोज हमारे ब्लड वेसल से पूरे बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। ठीक है। अभी आप देखिए कि एक ट्रक है, ट्रक के अंदर ये एक फ्यूल टैंक है, पूरा भरा हुआ है। अभी आप मुझे बताइए वो गाड़ी अपने आप चलने लग जाएगी या पहले फ्यूल को इग्नाइट करना पड़ेगा?
फ्यूल इग्नाइट करना पड़ेगा। वेरी गुड। वैसे ही अभी जो ग्लूकोज है आपके सामने, आपका जो फ्यूल टैंक है वो फुल है, लेकिन उसमें एनर्जी रिलीज करनी है, तो उस ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करना पड़ेगा, उस ग्लूकोज को बर्न करना पड़ेगा, उस ग्लूकोज को तोड़ना पड़ेगा, और किसी भी चीज को तोड़ने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अभी ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर कैसे जाएगा? ऑक्सीजन जाएगा आपकी बॉडी में सांस लेने से। जब भी आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन आपके लंग्स में चला जाएगा, और लंग्स में जाके वो रेड ब्लड सेल के साथ में मिल जाता है। वहां से जाएगा वो आपके हार्ट के पास में। हार्ट आपका पंप की तरह काम करेगा, और उसमें हमारी बॉडी में कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं। अपना माइक म्यूट कर दीजिए। ब्लड वेसल्स होते हैं, हम उसे बोलते हैं आर्टरीज। आर्टरी से ऑक्सीजन रिच ब्लड दूसरे दूसरे पार्ट में चला जाएगा, वहां पे वो ग्लूकोज को ब्रेक करेगा, ग्लूकोज को बर्न करेगा, बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, और वो एनर्जी उस पार्ट को के नॉर्मल फंक्शन के लिए काम करेगी। इस प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। अभी हमारे पास में दूसरे ब्लड वेसल्स हैं, हम उनको बोलते हैं वेन्स। वेन्स का क्या काम है कि वो ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड को दूसरे बॉडी पार्ट से लेके आपके हार्ट तक लेके आएगी। आपके हार्ट से वो आपके लंग्स में आएगी। जब लंग्स में आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ जाएगा, वो आपके दिमाग को एक सिग्नल देगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ गया है। दिमाग सिग्नल देगा कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ गया है, सांस छोड़ दो, और हम एक्सेल कर देते हैं। वो साथ में ये भी बोलता है ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है, इनहेल करो, हम लोग इनहेल कर लेते हैं। और ये सारी चीजें आपकी कंट्रोल होती हैं आपके ब्रेन से। अभी जब भी हम H2S को इनहेल करते हैं, तो H2S क्या करता है कि ऑक्सीजन को रेड ब्लड सेल के साथ में मिलने नहीं देता है। जब रेड ब्लड सेल के साथ में मिलने नहीं देता है, तो ऑक्सीजन डिप्रीवेशन हो जाता है। ऑक्सीजन डिप्रीवेशन होगा तो आपकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी चाहिए। जब ज्यादा एनर्जी चाहिए तो उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, आप ज्यादा सांस लोगे। जब आप ज्यादा सांस लोगे तो एक्चुअली आप ज्यादा H2S इनहेल कर रहे हो। जब आप ज्यादा H2S इनहेल कर रहे हो तो H2S क्या करेगा? H2S रेड ब्लड सेल के साथ में खुद मिल जाएगा, जैसे नॉर्मली अपना ऑक्सीजन मिलता है, और वो सारे बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा, इंक्लूडिंग आपका ब्रेन। और H2S की एक विशेषता है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन पे वो उस चीज को पैरालाइज कर देता है। ये क्या करेगा? आपके दिमाग को पैरालाइज कर देगा। जब आपके दिमाग को पैरालाइज कर देगा तो आपका दिमाग आपके लंग्स को सिग्नल नहीं दे पाएगा। जब वो सिग्नल नहीं दे पाएगा तो आदमी सांस लेना छोड़ देता है, स्टॉप कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आपने देखा होगा, जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारे जो लंग्स हैं वो एक्सपैंड हो जाते हैं। जब भी हम सांस छोड़ते हैं तो जो हमारे लंग्स है वो श्रिंक हो जाते हैं। ये सारा का सारा कमांड आपके ब्रेन से आ रहा है। और सोचिए, अगर ब्रेन आपका पैरालाइज हो गया तो क्या होगा? वो सिग्नल नहीं दे पाएगा, और आदमी, द पर्सन स्टॉप्स ब्रीथिंग। एक आइडिया मिल गया आपको देवी जी? आइडिया मिल गया जी? मिल गया जी जी, मिल गया सर। वेरी गुड वेरी गुड। अभी आप देखिए कि इसमें पुअर वार्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। पुअर वार्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि आप देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? भाई कलरलेस गैस है। उसके बाद में आप देखिए लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे इसका जो स्मेल हैगा वो स्मेल रहेगा रॉटन एग गैस की तरह, सड़े हुए अंडे की तरह। हायर कॉन्सेंट्रेशन पे क्या होता है? ऑल्फैक्टरी नर्व पैरालाइज हो जाती है। हम नहीं चाहते हैं कि आप ये नाम याद करिए ऑल्फैक्टरी नर्व, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि हायर कॉन्सेंट्रेशन पे जो सूंघने की क्षमता है, जो सेंस ऑफ स्मेलिंग है, वो पैरालाइज हो जाएगी, और आप इसको स्मेल नहीं कर पाएंगे। क्या सीख सकते हैं हम इस स्लाइड से? आप इसको देख नहीं सकते, क्या आप H2S को डिटेक्ट करने के लिए अपनी आंखों पे भरोसा कर सकते हैं? नो नहीं। अभी आप क्या बोलते हैं? हायर कॉन्सेंट्रेशन पे आपकी सेंस ऑफ स्मेलिंग पैरालाइज हो जाएगी, आप नहीं स्मेल कर सकते। तो क्या मैं अपने नाक को यूज कर सकता हूं डिटेक्ट करने के लिए H2S? नहीं सर, नहीं। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? कभी भी अपने नाक पे, नेवर रिलाई ऑन योर आईज और नोज फॉर डिटेक्टिंग H2S। ऑलवेज यूज योर पर्सनल डिटेक्टर एंड EBA व्हाइल वर्किंग इन H2S क्लासिफाइड एरिया। ये आपको करना है। अभी आप देखिए H2S क्या करता है कि पानी के साथ में, वाटर के साथ में सॉल्युबल होके माइल्ड सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। ठीक है। अभी मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है।
आपकी आंखों में क्या आपको ऐसा लगता है कुछ मॉइस्चर है आपकी आंखों के अंदर? Yes, sir. Some moisture is there. ये क्या बोलते हैं, आपके नाक में है, आपके थ्रोट में है थोड़ा मॉइस्चर, पानी टाइप है? Yes, sir. हाँ। जल अब जैसे जी जी, अभी गम H2S, जैसे हाँ जी हाँ जी moisture. हाँ जी हाँ जी, H2S क्या करेगा, H2S इस पानी के साथ में मिक्स होके माइल्ड सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा। इसी वजह से आपकी जो आंखें हैं इरिटेशन होना शुरू हो जाएगा इनमें। कहने का मतलब यह है कि अगर बाई चांस आप H2S जोन में काम कर रहे हैं और आपकी आंखें इस तरीके से इरिटेशन होना शुरू हो जाए, तो आपको इमीडिएटली काम को रोकना है और आप एक सेफ लोकेशन पे चले जाएंगे। आप ये मत सोचिए कि ये नॉर्मल चीजें हैं। और क्या हो सकता है कि H2S सॉल्युबल बन जाता है वाटर में, स्लज में, ड्रिलिंग फ्लूइड्स में, लेकिन जब टेम्परेचर चेंज होता है या इंक्रीज होता है या प्रेशर चेंज होता है या फिर एजिटेट मतलब उसको हिला देते हैं या डिस्टर्ब कर देते हैं, वो गैशियस फॉर्म में चला जाता है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जब भी क्या बोलते हैं हमारा रेनी सीजन होता है तो वहां पे पानी कलेक्ट हो जाता है, तो जब आप बाजू से जाओगे तो कोई भी स्मेल नहीं आ रही है, लेकिन जब आप उस पानी को डिस्टर्ब करोगे एक गंदी सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। कभी आपने नोटिस किया है? हाँ सर, फिशिंग पॉइंट्स में फिशिंग, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जब तक क्या बोलते हैं आपको क्या बोलते हैं, जब आप पानी को डिस्टर्ब नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन अगर आप पानी को डिस्टर्ब करोगे तो वहां से गंदा सा स्मेल आने लग जाएगा। क्यों गंदा सा स्मेल आने लग जाएगा? क्योंकि जो H2S है वो पहले उसमें सॉल्युबल था और बाद में वो गैशियस फॉर्म में आ गया। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं अपनी इंडस्ट्री। हमारी इंडस्ट्री में कन्फाइंड स्पेस है। जैसे कन्फाइंड कन्फाइंड स्पेस, जो फ्यूल टैंक है वो भी कन्फाइंड स्पेस होता है। जो फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक भी कन्फाइंड स्पेस है। वेरी गुड। अभी जब भी हम लोग इसको कन्फाइंड मेंटेनेंस, हाँ जी, जब भी हम इसको मेंटेनेंस के लिए खोलते हैं तो क्या करते हैं, हम पहले इसको क्या बोलते हैं पूरा फ्लश कर देते हैं। फ्लश करने के बाद में हम इसको पूरा ड्रेन कर देते हैं। ड्रेन करने के बाद में इसको पूरा वेंटिलेट कर देते हैं। और हमारे आदमी को भेजने से पहले हम क्या करते हैं, इसमें गैस टेस्ट करते हैं पूरा, क्या बोलते हैं और परमिट टू वर्क भी होता है, सारे प्रिकॉशंस लेते हैं। अगर आपका ऑथराइज गैस टेस्टर जो प्रॉब्स हैं उनको जस्ट लोअर करेगा तो क्या होगा कि फ्यूल टैंक के नीचे स्लज रहेगा। आप कुछ भी कर लीजिए, स्लज हमेशा ही रहेगा। आपका H2S क्या करेगा, H2S उस स्लज के साथ सॉल्युबल हो जाएगा। और आप अगर क्या बोलते हैं आपके जो प्रॉब्स को नीचे लोअर करके आप H2S डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो डिटेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पे वो स्लज के साथ में मिक्स है। इसीलिए आप स्लज को डिस्टर्ब करने कीजिए और उसके बाद में ही आपको H2S को डिटेक्ट करना है। समझ में आ गया सर? सर, डिस्टर्ब नहीं करना है, उसके बाद डिस्टर्ब करना है, इसको डिस्टर्ब करना करना है। जब आप इसको डिस्टर्ब करेंगे H2S आएगा, उसके बाद में ही आपको डिटेक्ट करना है। ओके। अभी क्या बोलते हैं, H2S एक हेवियर गैस है। जब ये हेवियर गैस है तो ये सेटल हो जाएगी पिट्स में, सम्स में, टैंक्स में। इसीलिए क्या करना चाहिए, जब भी आपका OIM है या फिर क्या बोलते हैं आपके जो रिग मैनेजर्स हैं, वहां पे अगर H2S लीक होगा तो अनाउंस कर देंगे, ऑल पर्सनल्स H2S लीक हो गया है। जो रिग का सबसे टॉप मोस्ट डेक है उसके ऊपर चले जाइए। टॉप मोस्ट डेक क्या है रिग में या प्लेटफॉर्म पे? सबसे ऊपर क्या होता है? हेलीडेक। वेरी गुड। हेलीडेक। इसीलिए आपको हेलीडेक पे जाने के लिए बोला जाएगा। H2S तीन और चीजें हैं जिसके कारण इफेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वो डिस्पर्स बाय विंड। ये हेवियर है लेकिन हवा के साथ में बह जाता है, हवा के साथ में डिस्पर्स हो जाता है। इसीलिए आप वहां पे आपको देखेंगे विंड शॉक देखेंगे। आपको क्या करना है, अपोजिट डायरेक्शन में जाना है विंड के। क्यों अपोजिट डायरेक्शन में जाना है? अगर आप विंड के डायरेक्शन में जाएंगे तो H2S आपको फॉलो करेगा और आप कभी भी बच नहीं सकते हैं। दूसरा क्या है कि हायर टेम्परेचर पे गैस मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड होते हैं। कहने का मतलब ये है कि H2S भी एक गैस है, वो भी एक्सपेंड होगी और वो ऊपर वाले लेवल पे आ सकती है। अगर आप सोचेंगे नहीं 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 H2S तो एक हेवियर गैस है तो वो नीचे सेटल होनी चाहिए, लेकिन अगर आप मिडिल ईस्ट में काम करोगे, स्पेशली सऊदी एंड ऑल, वहां पे हायर टेम्परेचर हो जाता है और H2S आपको हायर लेवल पे भी मिल सकती है।
तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तीसरा है आपका प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल H2S तो हेवियर गैस है तो नीचे सेटल होगी नहीं, H2S प्रेशर के साथ में डिस्पर्स होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लीक हुआ है, सीधा ऊपर की तरफ जाएगी और जब वो प्रेशर कम हो जाएगा सीधा वो नीचे नीचे सेटल होने की कोशिश करेगी। ये तीनों फैक्टर आपको कंसिडर करने हैं जब भी आप H2S लीक वाले एरिया से आप वहां से निकलने की कोशिश करोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे H2S लीक हो गया, आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको पहले क्रॉस विंड जाना चाहिए, बाद में आपको अप विंड जाना चाहिए। मुझे क्रॉस विंड क्यों जाना चाहिए भाई, मुझे क्रॉस विंड इसलिए जाना चाहिए क्योंकि ये एक शॉर्टेस्ट वे है टू गेट अवे फ्रॉम द डिस्पर्जन जोन। जो डिस्पर्जन जोन है उससे बचने का सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे छोटा रूट है, यहां से मैं साइड में चला जाऊंगा और बाद में सीधा ऊपर चला जाऊंगा, ये मुझे करना है। ये समझ में आ गया सर आपको? वहां पे ड्रिल्स होंगे, वो ड्रिल्स, हाँ जी, वहां पे वो ड्रिल्स होंगे, वो ड्रिल्स में भी आपको बताया जाएगा कि इस तरीके से आपको ये वाला एस्केप रूट करके आपको बाहर जाना है। ठीक है, उसके बाद में देखिए H2S can cause serious damage to metals used in drilling and production as well as seals used to keep the fluids and pressure within the system। क्योंकि H2S एक बहुत ही ज्यादा कोरोसिव गैस है। कोरोसिव गैस मतलब वो जंग लगाने वाली गैस है। अभी मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है, वो क्वेश्चन ये है कि ऑफशोर में ह्यूमिडिटी होती है? यस सर, ह्यूमिडिटी। हाँ, अभी जो ह्यूमिडिटी है वो उसको हम लोग पानी बोल सकते हैं, मतलब मॉइस्चर बोल सकते हैं ह्यूमिडिटी को, मॉइस्चर की तरह होता है ना वो। यस सर, मॉइस्चर ही है सर। और मॉइस्चर को हम पानी बोल सकते हैं। ज्यादा, हाँ, मॉइस्चर को हम पानी बोल सकते हैं। यस सर। हाँ, अभी H2S क्या करेगा, H2S क्या करेगा, H2S उस पानी के साथ या मॉइस्चर के साथ या एसिडिक के ये ह्यूमिडिटी के साथ में मिक्स होके एक एसिडिक एनवायरनमेंट बना देगा। एसिडिक एनवायरनमेंट के वजह से पिटिंग हो जाएगा। पिटिंग का मतलब होता है कि एक छोटे से जगह पे कुछ कोरोशन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, एक पाइप वर्क था, इसके अंदर क्या बोलते हैं प्रेशराइज गैस या ऑयल था और यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा होल हो गया, क्या होगा अभी इस पाइप के अंदर? गैस लीक हो जाएगा। वेरी गुड, गैस लीक होगा। गैस लीक, वेरी गुड, गैस लीक होगा तो क्या है, H2S एक टॉक्सिक गैस है ना, और एक फ्लेमेबल गैस भी है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो क्या है, आग लगने का डर है नंबर 1। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हाँ जी, पाइप बर्स्ट भी हो सकता है। वेरी गुड, ये सब हो सकता है। इक्विपमेंट फेलियर हो सकता है, सही कहा आपने। उसके बाद गैस लीक हो सकती है, आग लग सकती है, ये सारे डर हैं। तो हम लोग बोलेंगे नहीं भाई, हम तो ऐसे एरिया में काम ही नहीं करेंगे जहाँ पे ह्यूमिडिटी है। हम लोग तो नॉर्थ सी में जाके काम करते हैं, वहां पे ह्यूमिडिटी कम है। लेकिन H2S एक ऐसी गैस है जो डायरेक्टली मेटल को अटैक करेगी। फॉर एग्जाम्पल H2S मेटल को अटैक करेगी और मेटल सल्फाइड बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल H2S आयरन को अटैक करेगी और आयरन सल्फाइड बन जाएगा और सल्फाइड स्ट्रेस क्रैकिंग आ जाएगा। इस तरीके से क्रैक्स आ जाएंगे। जब ये क्रैक्स आ जाएंगे तो वही है, इक्विपमेंट फेलियर हो सकता है, गैस लीक हो सकती है, आग लग सकती है, आदमी मर सकते हैं। H2S आपके डायरेक्टली रस्ट को अटैक करेगा और वहां पे आपको पायरोफेरिक आयरन सल्फाइड बना देगा। जो ये रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन ज्यादातर ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कन्फाइंड स्पेस है, कन्फाइंड स्पेस में ऑक्सीजन हम लोग नहीं रखते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में पायरोफेरिक आयरन सल्फाइड बन जाएगा। कन्फाइंड स्पेस के जो इनर वॉल्स होते हैं, जो अंदर वाली वॉल्स होती हैं, उस पे ये बन जाएगा। अभी जब भी पायरोफेरिक आयरन सल्फाइड को ऑक्सीजन मिलेगी, वो ऑक्सीजन का वेट करेगा। अगर जब भी इसको ऑक्सीजन मिलती है तो क्या करेगा, वापस रीऑक्सीडाइज हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड में बदल जाएगा और जो रिएक्शन है बहुत ज्यादा हीट छोड़ेगा। जब ये ज्यादा हीट छोड़ेगा और बाजू में अगर उसको कोई एक्सप्लोजिव एनवायरनमेंट मिल गया तो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एक कन्फाइंड स्पेस है, जैसे एक फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक के अंदर जहां पे थोड़ी सी स्पेस है, वहां पे आपके क्या बोलते हैं, ये आयरन पायरोफेरिक आयरन सल्फाइड बन गया है। जैसे ही आप हैच खोलोगे, सेम टाइम पे ऑक्सीजन अंदर जाएगी और ऑक्सीजन जाके क्या बोलते हैं, पायरोफेरिक आयरन सल्फाइड के साथ रिएक्ट होगी और वहां पे ज्यादा हीट हो जाएगा।
अभी फ्यूल टैंक के ऊपर क्या होगा, वो जो ऑक्सीजन मिलेगा और फ्यूल के अंदर से जो फ्यूम्स निकलेंगे, वो फ्यूम्स, फ्लेमेबल वेपर्स और क्या बोलते हैं ऑक्सीजन, एक राइट मिक्सचर बन जाएगा और इसके वजह से एक बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता है। हमारी इंडस्ट्री में काफी लोगों की इस तरीके से जान चली गई है, जिन्होंने हैच को खोलने की कोशिश की और जब जैसे ही उन्होंने हैच को खोला एक बड़ा एक्सप्लोजन हो गया। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आपका जो हैच, जो आपका जो कन्फाइंड स्पेस खोलते हैं, उससे पहले उसको फ्लश कर देते हैं स्टीम से या पानी से। अगर आपका पायरोफेरिक आयन सल्फाइड के साथ में स्टीम या पानी कंबाइन हो जाएगा तो वो आग नहीं पकड़ेगा। समझ में आ गया सर? आगे बढ़े। आगे बढ़िए जी, स्टीम एंड वाटर। हाँ, स्टीम और वाटर से उसको फ्लश कर देते हैं कन्फाइंड स्पेस को, अंदर वाली वॉल्स को। उसके बाद में आप देखिए यहाँ पे आपका ये देखिए, ये जो आपका पूरा मेटल पार्ट है पूरा का पूरा कोरोशन हो गया। हम लोग नॉर्मली क्या सोचते हैं, यार ये कोरोजन हो जाएगा, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जो पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइंस यूज करते हैं घरों में, हम लोग क्या करते हैं कि जीआई का यूज करना शुरू कर देते हैं। जीआई का यूज करेंगे, थोड़ी देर बाद में क्या है, वो जीआई वाली भी रेस्ट हो गई। हम लोग क्या करते हैं कि चलो भाई प्लास्टिक वाला यूज कर लेते हैं ताकि कोरोशन नहीं हो। हाँ, हाँ, तो कोरोशन नहीं हो। जब कोरोशन नहीं होगा, मतलब ये सोचते हैं हम लोग, लेकिन H2S एक ऐसी H2S एक ऐसी गैस है, वो आपके मेटल को, आपके प्लास्टिक को, आपके रबर को, आपके गैसेट को, सभी चीज को डैमेज कर सकती है। ये पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको? वो गैस ऊपर का गैसकेट नहीं है। हाँ, ये गैसकेट, ये गाला गैसकेट। हाँ, नहीं नहीं, ये गैसकेट देखे ना, ये रहा गैसकेट। अभी मुझे ये बताइए, ये गैसकेट अगर क्या बोलते हैं, गैसकेट का काम क्या रहता है? वो दो हेवी मेटल्स को सिक्योर करने, मतलब रप्चर नहीं होने के लिए वो वेरी गुड, ये क्या बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ, तो ये क्या है, नहीं लीक होने के लिए, वेरी गुड, गैस लीक नहीं होगा, नहीं लीक होने के लिए, सुपर। हाँ, जी जी जी। अभी अगर बाई चांस ये डैमेज हो गया तो क्या होगा? रबर जैसे काम करेगा। सुपर सर, सुपर। अभी जैसे ये क्या हो जाएगा, वेरी गुड सर, अगर लीक हो गया तो इसीलिए आपको जब भी आप ऐसे काम में काम करते हैं, जैसे पाइपिंग सिस्टम के पास काम करते हैं, अपना माइक म्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ, जब भी आप इसको क्या बोलते हैं, जब इस तरीके से आप काम करेंगे पाइपिंग सिस्टम पे, आपको हमेशा एक्सरसाइज करना है, अपना क्या बोलते हैं, अपना सावधानी बरतनी है। इसीलिए स्पेशली अगर आप काम कर रहे हैं प्रेशर रिलीव वॉल्स पे, वेंट लाइंस पे, बाईपास वॉल पे, फिटिंग्स पे, सीलिंग्स पे, ड्रेन्स पे, तो आपको ये प्रिकॉशन लेना है। अभी ये कर सकते हैं आपके गैसकेस के साथ, रबर के साथ, प्लास्टिक के साथ। सोचिए आपके लंग्स के साथ में क्या करेगा। क्या कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं कि यूज ऑफ कोरोसिव रेसिस्टेंट अलॉयज, और क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंजेंट प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, और क्या कर सकते हैं, क्रू ट्रेन फॉर आइडेंटिफाइंग रिपोर्ट डिफेक्ट्स हैजर्ड्स, और अपना क्रू को ट्रेन करके रखिए कि वो आपको डिफेक्ट बता सकें, रिपोर्ट कर सकें, और कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करना है। यही हमारा की है। आगे बढ़ते हैं। H2S एक फ्लेमेबल गैस है। फ्लेमेबल गैस मतलब ये ज्वलनशील गैस है, मतलब इसमें आग लग सकती है। कभी भी अगर आप देखेंगे ऑफशोर में, रिग में या प्लेटफॉर्म्स पे, तो आपको दिखाई देगा कि हम लोग H2S गैस को जला देते हैं। अगर आपको फ्लेयर स्टैक के टिप के ऊपर देखोगे तो कलर उसका ब्लू है, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन के साथ में मिक्स हो जाती है, इसका कलर चेंज हो जाता है, इंडिकेटिंग दैट कि एक नई गैस बन गई है, और उसको बोलते हैं हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड। तो उसको बोलते हैं हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड। तो उसको, तो इसीलिए अभी अगर आपको कोई भी दो चीज जलानी है तो आपको क्या, कोई भी चीज जलानी है तो आपको क्या चाहिए, आपको राइट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और आपको राइट अमाउंट ऑफ फ्यूल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहां देखेंगे, जिस लेवल पे आप बैठे हो वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है लेकिन फ्यूल कम है, फ्लेमेबल वेपर्स कम है, इसीलिए आप वहां पे आग नहीं लगी है। कभी भी अगर आप कहीं पे लीक सिचुएशन में देखोगे तो वहां पे क्या होगा कि फ्यूल ज्यादा है और ऑक्सीजन कम है। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो वहां पे भी आपको आग नहीं लगती है। आग लगने के लिए हमको दो चीजें चाहिए, एक राइट अमाउंट ऑफ फ्यूल, राइट अमाउंट ऑफ
ऑक्सीजन। तो उसके लिए आपको क्या, जहां पे ये राइट अमाउंट होता है उसको हम बोलते हैं फ्लेमेबल रेंज। उससे कम होगा, एलईएल होता है, एलईएल मतलब लोअर एक्सपोजर लिमिट, उससे अगर कम होगा तो भी आग नहीं लगेगी। यूएईएल होता है अपर एक्सप्लोसिव लिमिट, इससे ऊपर रहेगा तो भी आग नहीं लगेगी। H2S का जो फ्लेमेबल रेंज है बहुत ही वाइड है। अगर आप देखेंगे 4.3%, ये बहुत ही कम है, इसीलिए आपके पास में बहुत ही लेस रूम है एरर करने के लिए। जैसे अगर आप देखेंगे अपना गैस लीक है, एलपीजी गैस लीक हो सकती है, छोटा सा स्पार्क फटाक से एकदम एक्सप्लोजन हो जाएगा। कभी आपने नोटिस किया है घर में जो कुकिंग गैस यूज करते हैं हम लोग, एक्सप्लोजन हो सकता है उससे? एक्सप्लोजन हो यस सकता सर, है? हो सकता जी है। जी जी, बहुत कम चांसेस है। एक्सप्लोजन हो सकता है, वेरी इसके गुड, लिए विंडोज ओपन करके यूज वेरी कर गुड, वेरी गुड। और इसका जो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर है वो भी बहुत कम है। ये क्या है कि H2S एक ऐसी गैस है, अगर आपको ये फ्लेमेबल रेंज के अंदर मिला तो ये बहुत बड़ा धमाका बना देगा। फॉर एग्जाम्पल, आप सिगरेट पी रहे हैं, यहाँ पे कहीं पे गैस लीक हुई है, गैस लीक हुई, धीरे 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 ये डिस्पर्स हो गई, आप यहाँ पे आ गए तो बड़ा एक्सप्लोजन हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया, टू रिच। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जैसे भी कभी गैस कटर अगर आपने देखा होगा, तो गैस कटर के थोड़ी देर आगे, थोड़ा देर बाद में आग लगता है, उसके टिप के ऊपर आग नहीं लगता है। देखा आपने? जो वेल्डिंग गैस का वेल्डिंग नहीं, जो गैस फ्यूल कटर है होता है, वो गैस उसको कटर होता है, जो यस सर। जो टॉर्च है उसके टिप के ऊपर आग नहीं लगेगी, थोड़ा सा डिस्टेंस के आगे आग लगेगी, क्योंकि उसके टिप के ऊपर यस पूरा सर। 100% क्या बोलते हैं फ्यूल रहेगा, तो वहां पे आग नहीं लगेगी। उसको एक राइट अमाउंट चाहिए। प्लीज माइक को ये अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, तो उसके बाद में आप देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, नो स्मोकिंग, नो नेकेड फ्लेम्स, इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज करेंगे, है ना। उसके बाद में इंटरेस्टिंग टूल्स यूज करेंगे, और स्मोकिंग करेंगे अलाउ सिर्फ डेजिग्नेटेड एरिया पे। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो अपना जो जनरेटर्स है या फिर इंजन है, इसके एग्जॉस्ट में से भी स्पार्क निकलते हैं, वो स्पार्क भी आग लगा सकते हैं, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं स्पार्क अरेस्टर। जब भी आप परमिट क्या बोलते हैं हॉट वर्क करेंगे तो आप हमेशा परमिटो वर्क यूज कीजिए। वेंटिलेशन को देख लीजिए प्रॉपर वेंटिलेशन है या नहीं है, और अगर वेंटिलेशन नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, फोर्स वेंटिलेशन कर सकते हैं, या फिर हम उसको मेजर करते रहिए कि ज्यादा ज्यादा गैस तो नहीं हो गई है, ज्यादा H2S तो नहीं हो गई है, और उसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहिए। आगे बढ़ते हैं, गैसेस को मेजर कैसे करते हैं? गैसेस को मेजर करते हैं, आपने नॉर्मली सुना होगा परसेंटेज में। मैं बोलता हूँ 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है। कहने का मतलब क्या है, एक सैंपल ऑफ एयर को मैंने 100 पार्ट्स में डिवाइड किया है, उस 100 पार्ट्स में 21 मेरा ऑक्सीजन है और 78% मेरा नाइट्रोजन है। अगर मैं गैसेस को, जैसे H2S जैसी गैसेस है जो बहुत ही लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे टॉक्सिक हैं, अगर उनको भी मैं मेजर करूंगा परसेंटेज में, तो बाय द टाइम वो 1% पे आएगा, आदमी पहले से मर जाएंगे। इसीलिए मैं क्या करता हूं, जो सैंपल ऑफ एयर है उसको 100 यूनिट्स के बजाय 1 मिलियन यूनिट्स के अंदर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं। और जो 1 ppm है, डेट इज पार्ट्स पर मिलियन। इस मिलियन को बोलते हैं 10 लाख। इस 10 लाख पार्ट्स में से जो एक पार्ट है वो है आपका 1%, 1 ppm। अभी 1% इज इक्वल टू 10,000 ppm। ये वाला फिगर कैसे आया? ये फिगर आया है आपका, आपने 1 मिलियन को 100 से डिवाइड किया है। अभी देखते हैं हमारी जो बॉडी है उसकी एक इम्यूनिटी है, वो डिसाइड, जो बाहर से कोई भी चीजें आती है तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको ब्रेक करती है हार्मलेस सब्सटेंस में। बड़ा क्वेश्चन क्या है कि कितनी देर तक उसको ब्रेक कर सकती है और कितने कॉन्सेंट्रेशन पे उसे ब्रेक कर सकती है। इन दोनों चीजों को कंसिडर करके हमने ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट्स बनाए हैं। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट्स क्या होता है? एक अपर लिमिट होता है ऑन द एक्सेप्टेबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हैजर्डियस सब्सटेंस इन वर्क प्लेस एरिया फॉर ए पर्टिकुलर मटेरियल। और इसको सेट कौन करता है? OEL, occupational exposure limit, are set by the competent national authorities and enforced by the legislation to protect occupational safety and health।
ये लॉ बोलता है कि इससे ज्यादा आप अपने एम्प्लॉयर्स को या अपने क्रू को एक्सपोज मत कीजिए। दो चीजें हैं, एक है आपका टाइम, दूसरा है आपका कंसंट्रेशन। इसी के अनुसार हमने हमारे दो लिमिट सेट किए, एक लंबे टाइम के लिए यूज किया है, एक छोटे टाइम के लिए। एक होता है 8 घंटे के लिए जो कि हमारा लॉन्ग टर्म एक्सपोजर लिमिट है, एक होता है 15 मिनट के लिए जो कि आपका शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट है। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर लिमिट का मतलब है 8 घंटे तक विदाउट यूजिंग एनी रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट मेरी बॉडी H2S को ब्रेक कर पाएगी और मुझे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। H2S को हम लोग बोलते हैं, हमारे इंडिया में जो लिमिट है वो है 10 ppm। कहने का मतलब है हमारी बॉडी 10 ppm अगर H2S होगा तो उसको हार्मलेस सब्सटेंस में तोड़ पाएगी 8 घंटे के लिए, और हमें कोई भी जरूरत इक्विपमेंट EBA की नहीं है। दूसरा होता है एक 15 ppm जिसको हम 15 मिनट्स, जिसको हम शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट भी बोलते हैं। इसमें क्या है, हमारी जो बॉडी है वो H2S को 15 मिनट के लिए ब्रेक कर पाएगी और उसको हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगी और हमें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो इंडिया में हम लोग बात करते हैं वो है आपका 15 ppm। एक ऐसा लिमिट होता है जो होता है IDLH, इमीडिएटली डेंजर टू लाइफ एंड हेल्थ। कहने का मतलब है इस लिमिट के ऊपर H2S इतना ज्यादा टॉक्सिक हो जाएगा कि इमीडिएटली आपके लाइफ और हेल्थ को अफेक्ट करेगा और शायद आपको इरिवर्सिबल एडवर्स हेल्थ इफेक्ट दे सकता है। और जैसे आप जाने चाहते थे वहां से आपने इनहेल कर दिया और आप कोलैप्स हो गए। IDLH, इमीडिएट डेंजर टू लाइफ एंड हेल्थ, और उसकी लिमिट है 100 ppm। याद रहेगा ये? याद रहे जी। आगे देखते हैं ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है आपके एक्सपोजर ड्यूरेशन पे, कितना ज्यादा एक्सपोजर हुआ है। अभी आपके हाथ में कोई चीज पकड़ोगे, जैसे कि आपने डंबल पकड़ लिया, पेन पकड़ लिया, थोड़ी देर बाद में क्या होगा, आपका हाथ दर्द करने लग जाएगा क्योंकि धीरे 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 जो आपकी जो बॉडी कैपेसिटी है वो कम आ जाएगी। अगर आपने अभी देखा है यहाँ पे 10 ppm है 8 घंटे के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 8 घंटे के बाद में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा क्योंकि मेरी बॉडी फिर H2S को ब्रेक नहीं कर पाएगी। आगे देखिए एक्सपोजर कॉन्सेंट्रेशन, फॉर एग्जांपल कितना है, 10 ppm है तो 8 घंटे के लिए मेरी बॉडी उसको ब्रेक कर सकती है। 15 ppm है तो मेरी बॉडी H2S को सिर्फ 15 मिनट के लिए ब्रेक कर सकती है हार्मलेस सब्सटेंस में, और अगर 100 ppm है तो मेरी बॉडी उसको नहीं ब्रेक कर पाएगी। इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपोजर कॉन्सेंट्रेशन। तीसरा है फ्रीक्वेंसी। स्टडी क्या कहती है कि अगर आप ज्यादा फ्रीक्वेंटली H2S को एक्सपोज होते हैं तो आप हाइपर सस्पेक्टेबल हो जाते हो। रेदर देन डेवलपिंग द टॉलरेंस यू बिकम हाइपर सस्पेक्टेबल टू H2S। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, तीन ऑप्शंस देता हूं। ऑप्शन नंबर 1 क्या है कि एक आदमी है जो शुगर केन मिल में काम कर रहा है। जब शुगर केन मिल में काम करेगा तो हमेशा H2S से एक्सपोज होता रहता है। एग्जाम्पल नंबर 2 देता हूं, मैं आपका उदाहरण देता हूं। आप क्या है कि रिग पे काम करते हो, वहां पे आप H2S के साथ में तभी एक्सपोज होगे जब H2S लीक होगा। और मैं आपको क्या बोलता, तीसरा उदाहरण देता हूं मैं खुद का। अभी शायद 5-6 साल में मैं एक बार रिग पे जाऊंगा और शायद ही गैस लीक होगी। अगर हम तीनों एग्जाम्पल्स को अगर देखें तो सबसे ज्यादा हाइपर सस्पेक्टेबल वो आदमी है जो शुगर केन मिल में काम कर रहा है क्योंकि वो डेली H2S को एक्सपोज हो रहा है। सेकेंड ऑप्शन पे आप आएंगे और थर्ड ऑप्शन पे मैं आऊंगा। समझ में आ गया सर एग्जाम्पल? समझ में आ गया जी। अभी ये डिपेंड करता है आपके इंडिविजुअल सस्पेक्टेबिलिटी पे। कहने का मतलब है ये आपके एज के ऊपर, अगर ज्यादा एज है तो इम्यूनिटी कम हो जाएगी, इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो ज्यादा इफेक्ट करेगा। आपकी फिजिकल कंडीशन पे, अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आपको कम इफेक्ट करेगा, फिजिकली आप फिट नहीं है तो आपको ज्यादा इफेक्ट करेगा। ड्रग्स और एल्कोहल्स पे, अगर आप ड्रग्स और एल्कोहल्स यूज करते हो तो हमारी बॉडी क्या करती है कि ड्रग्स को ये एल्कोहल को निकालने के लिए वो उसको डिसिपेट करने की कोशिश करती है, और डिसिपेट करने के लिए हमको ऑक्सीजन साथ में डिसिपेट होता है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप क्या बोलते हैं ये H2S इनहेल कर लेंगे तो ऑक्सीजन डिप्रीवेशन होने के बहुत ज्यादा चांसेस है
और आपको ये ज्यादा इफेक्ट करेगा। अगर आपका बॉडी मास ज्यादा है तो भी आपको ज्यादा इफेक्ट करेगा। जो स्मोकर है उस पे भी, उन पे ज्यादा इफेक्ट करेगा, नॉन स्मोकर पे कम इफेक्ट करेगा। कुछ लोगों को क्रॉनिक लंग डिसीजेज हो जाती है, जैसे कि दमे की बीमारी, एस्मा बोलते हैं, तो उनको ये लोअर पीपीएम पे भी आपको इफेक्ट कर सकता है। फटा से क्या बोलते हैं, समरी देख लेते हैं इसका। अगर आप देखेंगे H2S, ये पीपीएम दिखा रहा है H2S का। अगर H2S का पीपीएम 1 से कम है तो आपको, ये आदमी क्या कर रहा है बताइए आप मुझे, ये आदमी क्या कर रहा है? कुछ स्मेल, रॉटन स्मेल आ रहा है। वेरी गुड, रॉटन एक्स स्मेल आ रहा है। उसके बाद में जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, यहाँ पे देखिए आदमी को क्या हो रहा है, इरिटेशन, आई इरिटेशन हो रहा है। देखिए ना, सीवियर आई इरिटेशन, ब्रीथिंग पैसेज में इरिटेशन, है ना। उसके बाद में जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, वैसे ही जैसे 100 पीपीएम पे आएगा, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, दैट मींस इसके बाद में आपको कोई भी स्मेल नहीं आएगी। और सीवियर इरिटेशन ऑफ आईज, ब्रीथिंग पैसेज, कफ, हेडेक, नौशिया मतलब वोमिटिंग, और आपको उसके बाद में आप स्मेल नहीं कर पाओगे। जैसी और भी, ये स्मेल क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑल्फैक्टिव नर्व आपकी पैरालाइज हो गई है ना। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगा। आपके जो लंग्स हैं, लंग्स में क्या बोलते हैं, छोटे छोटे सैक्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, हम लोग उनको बोलते हैं एलिवलाई। उसमें क्या होता है, पस जमना शुरू हो जाता है, तो उससे आपको क्या बोलते हैं, तकलीफ होगी। वॉमिटिंग हो जाएगा, डिजीनेस हो जाएगा, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, मतलब आपकी बॉडी पार्ट्स कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे। क्यों ऐसा हो रहा है इनके साथ में? तो ब्रेन डैमेज हो गया। ब्रेन धीरे धीरे डैमेज नहीं हुआ है सर, अभी डैमेज होना शुरू हुआ है। ब्रेन अभी अभी डैमेज होना, पैरालाइज होना धीरे धीरे शुरू हुआ है। और भी ज्यादा हो गए तो स्टम्बलिंग होगा, स्टैगरिंग होगा, कोलैप्स हो सकता है, नॉकडाउन है, नॉकडाउन एक्शन हो सकता है, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कहने का मतलब इनका ब्रेन पैरालाइज हो रहा है। ब्रेन पैरालाइज हो रहा है तो बॉडी पार्ट्स को सिग्नल नहीं दे पा रहे हैं, नहीं सिग्नल दे पा रहे हैं तो कोलैप्स हो सकता है। डेथ विद इन मोमेंट्स टू मिनट्स ड्यू टू रेस्पिरेटरी पैरालाइज, ये हो जाएगा। समझ में आ गया आपको जी? आगे बढ़े हम लोग जी। माइक ऑन म्यूट कर लीजिए जी, माइक ऑन म्यूट कर लीजिए। इफ यू एक्सपीरियंस फिजिकल सिम्टम्स, लीव द एरिया इमीडिएटली, क्विकली गेट बैक, गेट अपविंड एंड रिपोर्ट इट। मतलब अप डायरेक्शन, विंड डायरेक्शन के अपोजिट में जाना है और फटाफट इसको रिपोर्ट कर दीजिए। अभी आप देखेंगे, और इसीलिए हमने क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग अर्ली सिम्टम्स हो जाते हैं इनको, इसीलिए हमेशा हम लोग बडी सिस्टम यूज करते हैं, ताकि अगर एक आदमी को अर्ली सिम्टम्स मिल जाए तो दोनों को काम रोक के आगे चले जाना है। अभी हमने देखा है H2S को हमको डिटेक्ट करना है। मैं अपना नाक यूज नहीं कर सकता, अपनी आंखें यूज नहीं कर सकता, लेकिन डिटेक्ट तो करना है भाई। डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास में है फिक्स डिटेक्टर्स, पोर्टेबल डिटेक्टर्स, पर्सनल डिटेक्टर्स। अगर आप देखेंगे फिक्स डिटेक्टर्स क्या होता है, फिक्स डिटेक्टर्स एक फिक्स किया जाता है। कहाँ फिक्स करना चाहिए? बेस्ड ऑन रिस्क असेसमेंट, पोटेंशियल एरिया, कहाँ कहाँ हो सकता है, जहां पे आदमी काम करने वाले हैं, या फिर जहां पे H2S लीक होने के ज्यादा चांसेस हैं, या फिर H2S जहां पे कलेक्ट हो सकता है, हेवियर है, टैंक्स में हो सकता है, सम्स में हो सकता है, पिट्स में हो सकता है, वहां पे हम H2S डिटेक्टर्स लगा देंगे। और साथ में ये कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग के लिए होता है। और इसका जो कंट्रोल पैनल है वो आपके इमरजेंसी कमांड सेंटर में रहेगा। क्या काम करेगा? ये क्रू को अलर्ट कर देगा और साथ में ये भी बताएगा कि कहाँ लीक हुआ है। अभी क्या ईसीसी में जो आदमी बैठा रहेगा फटाक से बोलेगा यहाँ पे चेक करिए, H2S डिटेक्टर के साथ में जाइए, वहां पे चेक करिए कि कहीं लीक तो नहीं हो गए, और वो टेस्ट करके बता सकते हैं। लो अलार्म भी रहेगा इसका, हाई अलार्म भी रहेगा। अभी उसके बाद में देखिए पोर्टेबल डिटेक्टर्स होंगे। पोर्टेबल डिटेक्टर्स नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, ऑथराइज गैस टेस्टर्स यूज करते हैं उसे। इसमें मल्टीपल रीडिंग होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी मिलेगा आपको, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कहीं कहीं पे सल्फर डाइऑक्साइड होता है, और आपको एलईएल लिमिट भी मिलेगा। देखिए आप 4 सेंसर्स हैं इसके पास में, और इसको नॉर्मली ऑथराइज गैस टेस्टर्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको इस कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाना है तो जाने भेजने से पहले आपको वो गैस टेस्ट करेगा। आप हॉट वर्क क्या बोलते हैं परमिट ले रहे हैं तो उससे पहले गैस टेस्ट करेगा। हर 5 मिनट में या 10 मिनट में या 15 मिनट में, डिपेंड करता है किस एरिया में वो काम करने वाला है, उसके हिसाब से भी आपको
चेक करके ये देंगे। उसके बाद ये देखिए पर्सनल डिटेक्टर। पर्सनल डिटेक्टर्स मैंडेटरी होते हैं अगर आप स्पेशली H2S क्लासिफाइड जोन में काम कर रहे हैं। ये आपके खुद के अलर्ट करने के लिए आपको काम आता है। कुछ चेक्स करने हैं हमको। अगर आप देखें ये वाला डिटेक्टर है, ये हनीवेल से है, ये वाला डिटेक्टर ड्रैगर से है। मैं आपको इसका एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला आपको चेक करना है वो चेक करना है आपको करेक्ट यूनिट वर्सेस हैजर्ड। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर आप दो डिटेक्टर देखेंगे, यहां पे क्या लिखा हुआ है आपको दिखाई दे रहा है? मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है आपको? CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड या मोनोऑक्साइड। यहां पे देखेंगे क्या लिखा है, यहां पे H2S। ये डिटेक्टर A है, ये डिटेक्टर B है। अगर मुझे क्या बोलते हैं ये यूज करना है, कौन सा डिटेक्टर यूज करूं, A या B? H2S B। वेरी गुड, H2S क्लासिफाइड जोन में B यूज करना है। अभी आप मुझे ये बताइए, जो ये अपना डिटेक्टर है, ये डिटेक्टर को मैं H2S में यूज कर सकता हूं, H2S क्लासिफाइड जोन में यूज कर सकता हूं, हाँ या ना? अगर आपका आंसर हाँ है तो कैसे मालूम पड़ा आपको? इंडिकेशन इज देयर। कौन सा? ये हाँ लिखा हुआ है। वेरी गुड। तो पहला चेक है जी, वेरी गुड, वेरी गुड सर। जो पहला चेक है वो है करेक्ट यूनिट वर्सेस हैजर्ड। आपको मालूम होना चाहिए कि H2S के लिए। दूसरा आपको जो चेक करना है वो आपको बैटरी टेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल ये जो हनीवेल वाले डिटेक्टर्स हैं, एक बार आपने इनको ऑन कर दिया तो आप इसको स्विच ऑफ नहीं कर सकते। समझ में आ गया? तो क्या होगा, आपको ये दिखाई दे रहा है, ये क्या लिखा है? 36 months। ये क्या लिखा है? 24 months। ये आपकी बैटरी लाइफ बता रहा है। जैसे आपने इसको टर्न ऑन किया, आपको इसको रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है, ये कंटिन्यूअसली ऑन रहेगा। और ये जो 36 मंथ्स है या 24 मंथ्स है, ये आपको इसकी बैटरी लाइफ बता रहा है। और हर रोज एक दिन इसमें कम होता रहेगा। अभी अगर आप ये वाले देखेंगे, ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि ये इसको आप ऑन भी कर सकते हैं और इसको ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ऑन करने के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा ओके। जैसे आप प्रेस करोगे 5 सेकंड के लिए तो ऑन हो जाएगा। अगर इसकी बैटरी लो हुई तो ये आपको लो बैटरी अलार्म दिखाएगा। समझ में आ गया सर देवी जी? हाँ समझ में आ गया सर। दिस येलो डिटेक्टर्स आर डू नॉट हैव ऑफ बटन। हाँ, आप इसको ऑफ नहीं कर सकते। वाला में ना ऑन ऑफ कर सकते हैं जी। इसको तो आप ऑन नहीं कर सकते क्योंकि शिफ्ट ओवर में हैंड ओवर करना पड़ेगा उसको। जी जी जी। अभी आप देखिए, हाँ जी हाँ जी। उसके बाद में आपको देखना है कि आपको क्या करना है कि इसका जो मतलब आपको क्या बोलते हैं, एकदम सेफ जोन में, जहां पे क्या बोलते हैं कंटेमिनेट फ्री एरिया में आपको इसका टेस्ट करना है। मतलब H2S क्लासिफाइड जोन में जाने से पहले आपको चेक करना है। क्या चेक करना चाहिए आपको? आपको चेक करना चाहिए सेल्फ फंक्शन टेस्ट करना चाहिए। सेल्फ फंक्शन टेस्ट के अंदर आप क्या करोगे, इस बटन को, ओके बटन को या फिर ब्लू कलर वाले बटन को आप प्रेस करोगे 5 सेकंड से ज्यादा, तो ये क्या है, सेल्फ फंक्शन मोड में चला जाएगा। सेल्फ फंक्शन मोड में जाने के बाद में ये आपको एक टिक दे देगा, या फिर आपको बोलेगा टेस्ट ओके, या बोलेगा टेस्ट पास, या कहीं कहीं पे टिक भी आ जाता है, कहीं कहीं पे आ जाएगा। जैसे आप ड्रैगर का करोगे टिक नहीं आएगा, पास टेस्ट ओके नहीं आएगा, टेस्ट पास नहीं होएगा, आ जाएगा 0.00 ppm। कहने का मतलब है ये डिटेक्टर्स सही हैं। अगर ये सही नहीं है तो वो एरर दिखाएगा आपको। इसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ फंक्शन टेस्ट। जब भी हम सेल्फ फंक्शन टेस्ट करते हैं तो एक्चुअली हम लोग इस डिटेक्टर का इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट चेक कर रहे हैं। हम ये चेक नहीं कर रहे हैं कि ये सेंसर्स काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि ये सेंसर्स काम करें तो हमको क्या करना है, इन सेंसर्स को एक्सपोज करना पड़ेगा गैस को, सैंपल गैस को। उसको हम बोलते हैं बम टेस्ट। ये देखिए H2S का सिलेंडर है, इसका अंदर क्या बोलते हैं गैस है, गैस से सीधा इसके सेंसर्स पे आएगा। अगर ये सेंसर्स काम कर रहे हैं तो ये अलार्म देगा, अगर ये सेंसर्स काम नहीं कर रहे हैं तो अलार्म नहीं देगा। ठीक है, वेरिंग पोजीशन कहां होना चाहिए इसका? वेरिंग पोजीशन होना चाहिए इसका यहां, क्योंकि ये आपको 3 वार्निंग सिग्नल्स देगा। आप इसे सुन सकते हैं, आप इसे देख सकते हैं और आप वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं।
जब ये वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं, इसीलिए आपको इसको यहां लगाना है। अगर आप बाई चांस क्या बोलते हैं इसको आपने अपनी पॉकेट के अंदर डाल लिया, तो ये सेंसर्स एक्सपोज नहीं होंगे H2S को, और वो डिटेक्ट भी नहीं करेगा। इसीलिए आपको हमेशा चेक करना है जब भी आप इसको लेते हैं तो सेंसर्स फ्री होने चाहिए, कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं होना चाहिए, कोई ग्रीस नहीं होना चाहिए, कोई टूटे हुए नहीं होने चाहिए। साथ में आप पीछे देखोगे तो इससे क्लिप है, वो क्लिप काम करनी चाहिए, नहीं तो आप क्या करोगे, क्लिप अगर काम नहीं करेगी तो गलती से आप उसको अपने पॉकेट के अंदर डाल सकते हैं। और ये समझ में आ गया सेल्फ फंक्शन टेस्ट और बम टेस्ट में क्या अंतर होता है? देवी जी नोटेड सर। या समझ में आ गया ना आपको? समझ में आया। तो ये आगे हो जाते हैं। उसके बाद में आप देखिए लो अलार्म, और लो अलार्म होते हैं जो लो बीप्स होते हैं, ये आपका रहेगा करस्पॉन्डिंग टू आपका लॉन्ग टर्म एक्सपोजर लिमिट, और जो हाई अलार्म रहता है वो हाई बीप्स होते हैं, दीज आर करस्पॉन्डिंग टू योर शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट। उसके बाद में आप देखिए क्या एक्शन लेना चाहिए आपको। जैसे आप अलार्म सुनते हो, अलार्म सुनते ही आपको क्या करना है, आपको इमीडिएट एक्शन लेना है, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है। सेम टाइम पे आप अपने काम को रोकिए, अपने सांस को बंद कर लीजिए, ना ही तो आपको इनहेल करना है ना ही आपको एक्सेल करना है। अगर आपने एक भी सांस ले लिया तो डायरेक्टली H2S आपकी बॉडी के अंदर चली जाएगी। ये जितना भी आपने ट्रेनिंग व्रेनिंग की है सब कुछ सब एकदम, इसका कोई फायदा नहीं रहेगा। उसके बाद में आपको EBA को फटाफट पहनना है और मस्टर स्टेशन पे आपको चले जाना है। जाने के बाद में आप उसको कनेक्ट कर दीजिए इस तरीके से। हमेशा हमको विंड डायरेक्शन का देखना है। एसेंशियल पीपल होते हैं वो क्या करेंगे, अपना ड्यूटीज करेंगे एज पर द स्टेशन बिल। एसेंशियल पर्सन मतलब जो इमरजेंसी रिस्पांस टीम के मेंबर्स होते हैं, और जो नॉन एसेंशियल पीपल होते हैं जिनके कोई भी इमरजेंसी ड्यूटीज नहीं होती है, वो क्या करेंगे, मस्टर स्टेशन पे चले जाएंगे। और अगर आपको कोई बीच में कैजुअलिटी दिखाई देती है तो आपको क्या करना चाहिए, इमीडिएटली आप मस्टर स्टेशन पे जाइए और बता दीजिए कि मैंने कैजुअलिटी देखी है। उसको रेस्क्यू करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप रेस्क्यू करने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी लाइफ को भी डेंजर में डाल रहे हैं। आगे देखिए, अभी यही वेपन्स हैं हमारे लिए, जो आपके इक्विपमेंट्स हैं ये हमारे लिए वेपन्स हैं। तो आपको देखना है कि किस तरीके से ये किस तरीके से आपको चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या आपको चेक करना है, क्या क्या इनकी लिमिटेशंस हैं। अभी आपको एक करेक्ट फिट चाहिए, आपको क्या बोलते हैं, मास्क आपके चेहरे पे अच्छे से फिट होना चाहिए। अगर ये फिट नहीं होगा तो गैस क्या बोलते हैं, जो अंदर वाली हवा है वो लीक हो जाएगी। क्या क्या चीजें हैं आपको कंसिडर करना है। फेशियल हेयर, अगर आपने दाढ़ी बना रखी है तो गैस क्या जो आपका जो मास्क है वो मास्क अच्छे से सील नहीं लेगा। आपके जो हवा है क्या बोलते हैं, जो कंप्रेस एयर से आ रही है वो धीरे धीरे लीक हो जाएगी। वो 15 मिनट के लिए है। आपने फेशियल हेयर आपको अच्छे से सील नहीं हो पा रही है, शायद वो 15 मिनट अभी धीरे धीरे 10 मिनट हो जाएंगे। कभी कभी कुछ लोग करेक्टिव स्पेक्स यूज करते हैं, तो जो लॉकिंग बार्स है वहां से एयर लीक होने शुरू हो जाएगी। उसके बाद में कभी भी आपने किसी को कॉन्टेक्ट लेंस यूज करते हुए देखे? ऑफशोर में नहीं, नॉर्मल जगह पे पूछ रहा हूं मैं। हाँ देख लिया, सॉफ्टवेयर हम पे एक दोस्त है, सॉफ्टवेयर हम पे वो यूज कर। तो जब भी वो यूज करता है आपने उसको देखा वो जेल लगाता है कॉन्टेक्ट लेंस में। अगर आपने कॉन्टेक्ट लेंस पहन के अगर आपने मास्क पहन लिया तो क्या होगा, जो मास्क में से हवा आएगी वो हवा उसको ड्राई अप कर देगी उस जेल को, और फिर आई इरिटेशन हो जाएगा। इसीलिए हम लोग कॉन्टेक्ट लेंस को रिकमेंड नहीं करते। क्लस्ट्राफोबिक होते हैं कुछ, मतलब फोबिया मतलब डर, क्लस्ट्रा मतलब होता है कन्फाइंड स्पेस से डर। ऐसे लोगों को भी हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा जैसे मास्क पहन लिया कि मैं तो एक टनल में फंस गया हूं, और टनल धीरे 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 कोलैप्स हो रही है। और ये डिपेंड करता है आपकी सीलिंग प्रॉब्लम्स, लाइक जैसे स्कार हो गया, हॉलो टेम्पल्स हो गए, वेरी प्रोमिनेंट जैसे ये होते हैं हॉलो टेम्पल्स। उसके बाद में प्रोमिनेंट चीक बोन, इसको बोलते हैं प्रोमिनेंट चीक बोन। डीप स्कार क्रीसेस हो गए, लैक ऑफ टीथ और डेंचर्स। ये समझ में आ गया? आगे बढ़े। लास्ट पॉइंट रिपीट कीजिए सर। ये देखिए सीलिंग प्रॉब्लम। सीलिंग प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपका जो चेहरे की बनावट ऐसी है कि वो सील नहीं हो पा रहा है, जैसे कहीं कहीं पे आपने देखा होगा स्कार्स होंगे, जैसे कि कट मार्क हो जाते हैं, उसके वजह से वहां से लीक होने का डर है। हॉलो टेम्पल्स मतलब इस तरीके का हॉलो टेम्पल्स है, जो आपका क्या बोलते हैं मास्क यहाँ से आएगा,
हवा यहां से निकल लीक जाएगी, समझ रहे हैं आप? जैसे प्रोमिनेंट चीक बोन, इस टाइप में आपके क्या बोलते हैं, हवा यहां से निकलने शुरू हो जाएगी। लैक ऑफ टीथ और डेंचर्स, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किस कुछ लोगों के जैसे